नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कानूनी शिक्षाप्रद वीडियो आम नागरिक के लिए और नए एलएलबी स्टूडेंट के लिए अधिवक्ताओं के लिए लाता हूं। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की हमारी इस विशेष वीडियो सीरीज के भाग टू पार्ट टू में आज हम अदालती प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब किसी सार्वजनिक जमीन या रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत होती है तो धारा 3 के तहत अंचल अधिकारी यानी सीओ साहब जो होते हैं उनके द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। तो ये साफ साफ आपने समझ गया था सेक्शन 3 के बारे में कि आपके गांव समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति यदि कोई ज़मीन को अतिक्रमित करता है, अपने कब्जे में कर लेता है, अपने व्यक्तिगत रूप से उपभोग करने लगता है और वह ज़मीन लोक भूमि है, सरकारी है, तो कभी भी पब्लिक कंप्लेंट या तो जब संज्ञान में आता है अधिकारी को तो फिर इस तरह का नोटिस उनको जाता है, फिर उनको जवाब देना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नोटिस मिलने के बाद विरोधी पक्ष कोर्ट में क्या जवाब दे सकता है। आपके मन में यही सवाल था। अधिकारी उस पर कैसे सुनवाई करते हैं और अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश कैसे पास होता है, क्योंकि आपको जनरली वीडियो में देखते होंगे कहीं कहीं जो शॉर्ट में वीडियो देते हैं और वह सिर्फ इंटरटेन एक तरह से हो जाती है, इन्फॉर्मेशन तो कम रहती है, जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन आप देखते हैं कि बुलडोजर लेके तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमित भूमि था, किसी ने उसे सरकारी ज़मीन को जो है जो आम पब्लिक का ज़मीन था उसे अपने कब्जे में कर रहा था, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिया या तो घेर करके कोई उपयोग कर रहा है, तो आप बुलडोजर लेकर तोड़ते हुए देखे हैं। आपको यहाँ पर जो जानेंगे वो मैं हमेशा टेक्स्ट देता हूँ स्क्रीन पर ताकि आप समझ सकें। तो विरोधी पक्ष को क्या जवाब दे सकता है अधिकारी, उस पर कैसे सुनवाई करती है, अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश कैसे पास होता है। यानी आज हम धारा 4 और धारा 5 और धारा 6 की पूरी कड़ियों को बहुत ही आसानी भाषा में समझेंगे कि एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है सेक्शन 4, 5 एंड 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन 4 की बातें। नोटिस के बाद विरोधी पक्ष का दावा, उनका क्या किस तरह से वो दावा करता है और उनका विरोध कैसे करता है। जब किसी व्यक्ति की धारा 3 का नोटिस तामीला उसे मिल जाता है, यानी शो कॉज का नोटिस उसके घर पे चला जाता है, तो राजस्व अदालती यानी सीओ साहब के कोर्ट में उस व्यक्ति को पेशी होती है। यहाँ काम आती है इस कानून की धारा 4 यानी सेक्शन 4। सबसे पहले उनको शो कॉज हुआ तो शो कॉज कुछ सेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो हो गया सेक्शन 3 के। अब 4 में क्या हुआ तो उनकी पेशी होगी, यानी उनको जवाब सहित आना पड़ेगा, शो कॉज का ही जवाब देना पड़ेगा। इस धारा के तहत नोटिस पाने वाले व्यक्ति को अपने बात रखने और लिखित आपत्ति रिटर्न ऑब्जेक्शन दाखिल करने का पूरा कानूनी अधिकार मिलता है। आमतौर पर कोर्ट प्रैक्टिस में विरोधी पक्ष आकर 3 तरह के मुख्य दावे करता है, और वो कौन कौन सा दावा है वो आपको भी जान लेना है। तीनों दावा मैंने स्क्रीन पर डाल दिया ताकि आप उसे बहुत अच्छे से समझ भी सकें। पहला दावा क्या है, वह करता है कि हुजूर यह ज़मीन कोई सरकारी या लोक भूमि नहीं है, बल्कि यह मेरी अपनी निजी रैयती ज़मीन है जिसका खतियान केवाला मेरे पास है। अब है कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनका यही दावा रहता है कि मेरे पास है। और दूसरा क्या दावा रहता है, वह कहता है क्या कि जिन्होंने कब्जा किया है कि यह ज़मीन भले ही पहले सरकारी रही हो, लेकिन सरकार द्वारा पूर्व में हमारे पूर्वजों या हमें इसका वैध बंदोबस्ती या पर्चा दिया गया है, इसलिए हमारे पास जो मैंने जो कब्जा किया है उसका डॉक्यूमेंट भी है, प्रूफ भी है, और हमारा कब्जा जो है वो वैध है। क्योंकि वह देखते होंगे कि एक पेज का एक पर्चा वाला होता है जिस पे सील साइन करके दिया रहता है, तो वो पर्चा को लेकर के बोलता है कि पूर्वज का है और मैं कंटिन्यू रह रहा हूँ, मेरे दादा भी यहीं पर रहते थे, मैं भी रहता हूँ, मैं इतना बड़ा एरिया लिया हूँ। अब तीसरा दावा जो करता है वह कि जिस नापी के आधार पर अतिक्रमण बताया जा रहा है यह नापी ही गलत है और हमने किसी सार्वजनिक रास्ते या जमीन को नहीं घेरा है। ये 3 दावे करता है। कौन करता है 3 दावे? जिन्होंने सरकारी या तो लोक भूमि को अपने कब्जे में कर लिया है या उस पर कंस्ट्रक्शन किया है, अतिक्रमित कर लिया है, वो आदमी ये 3 चीज़ को बताता है कोर्ट में सबसे पहले। अब मैं बात करूं कि जब यह अपना दावा करे कि नहीं मेरे पास केवाला है, मेरे ज़मीन रहती है और मेरे पास पर्चा भी है, तो आगे क्या होगा वो बात करता हूं मैं सेक्शन 5 की।
जब सेक्शन 5 आता है तब बात आ जाती है कि विरोधी पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने के बाद अगली कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वो होती है सेक्शन 5 के अंतर्गत। इस चरण में अंचल अधिकारी सीधे कोई फैसला नहीं सुना सकते, क्योंकि उन्होंने शो कॉज का जवाब दिया और वह कायसी सी बातें कर दी, उसमें लिख भी दिया। उन्हें दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना होता है। अब दोनों पक्ष कौन? एक पक्ष तो वो हो गया, और दूसरा जो ऐसे सरकारी ऑफिसर ने संज्ञान में लिया, या तो कोई ऑफिसर जो उनके ऊपर कार्रवाई करता है। यदि विरोधी पक्ष अपनी ज़मीन का कोई कागजात जैसे खतियान, दाखिल खारिज की रसीद या तो बंदोबस्ती का पर्चा पेश करता है, तो सीओ साहब को उन दस्तावेजों की जांच करनी होती है। अदालती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए अधिकारी सरकारी अमीन से मौके की दोबारा और सही तरीके से नापी कराने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि वो बोला क्या कि बगल वाला जो ज़मीन है वही ज़मीन सरप्लस है, वही ज़मीन मेरा ज़्यादा है, तो वो ज़मीन यहाँ भागा है, और वो कह रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, किसी ने कहा। तो आदेश देता है कि पहले उसकी सही मापी हो जाए, जो सरकारी अमीन के द्वारा। दोनों पक्षों को अपने अपने साक्ष्य और गवाह पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बारीकी से समझिए। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 6 की। यदि मैं सेक्शन 6 की बात करता हूँ, जो फाइनल आदेश है कि ये सही में ज़मीन ऐसा है कि नहीं है, भाई अतिक्रमित है कि नहीं, आम लोक भूमि था कि नहीं, या सच में उसका अपना ही ज़मीन था। तो अब बात कर लेते हैं पूरे मामले का अब सबसे निर्णायक मोड़ पर। पूरा बने रहिए वीडियो पर, आगे तक देखिएगा, जानकारी मिलेगी, अधूरी जानकारी लेकर मत जाइएगा। जो है सेक्शन 6, पूरी सुनवाई, नापी और दस्तावेजों की जांच के बाद अगर अंचल अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जमीन वाकई लोक भूमि यानी पब्लिक लैंड है और उस पर अवैध कब्जा किया गया है, तो धारा 6 के तहत एक अंतिम आदेश यानी फाइनल ऑर्डर पारित करते हैं। क्लियर? यहां तक आपने समझ गया। 4, 5, 6, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 के अंतर क्या होता है? पूरे के पूरे फाइनल ऑर्डर पारित होता है। अब इस आदेश को भी ध्यान से समझिए कि उसमें मेन जो बातें होती है वो क्या क्या शामिल होती है। नंबर 1, अतिक्रमण हटाने का निर्देश। यदि आपका जमीन बगल में है तो आप अपने जमीन पर रहिए, और जितना अतिक्रमित किए हुए हैं, जितना आपने कब्जा किए हुए हैं, उतना को हटाइए, उतना हटाने का आदेश देता है। अतिक्रमणकारी को यह तय सीमा, जैसे कि 15 दिन, 30 दिन, उनको लिखा रहता है कि इतने दिन के भीतर अपने खर्चे पर अवैध निर्माण या कब्जे को हटाने का आदेश दिया जाता है। याद रखें, अपने खर्चे पर। आपने कब्जा किए, आप खुद उसको हटा लीजिए। दूसरा है बल का प्रयोग, यूज ऑफ फोर्स। सीधी सी बात है, जब आप नहीं हटाएंगे, आपने कब्जा किया है, तो क्या किया जाएगा? तो अधिकारी तो करेंगे ही वही जो आप देखते हैं। यदि वह व्यक्ति तय सीमा में खुद से कब्जा नहीं हटाता है, तो प्रशासन को यह शक्ति मिलती है कि वो पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से, जैसे कि आप वीडियो में देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, बुलडोजर लेकर के आ जाते हैं, और हो जाती है, फिर उसका नाम पड़ जाती है बुलडोजर वाली कार्रवाई। तो बुलडोजर की कार्रवाई शामिल हो जाती है, उस अतिक्रमण को जबरन हटाए इसके लिए। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि जबरन हटाने में जो भी खर्च आएगा वो भी अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से वसूला जाएगा। यदि आप अपने खर्च पर हटा लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सरकार यदि आएंगे, सरकार का अधिकारी आएंगे, तो वह क्या करेंगे, जब पूरी फोर्स के साथ आएंगे, क्योंकि सुरक्षा भी चाहिए, 1 बुलडोजर लगे, 2 बुलडोजर लगे, जो भी होगा उसका खर्च भी आपको भरपाई करना पड़ेगा, और वह आपसे ही लिया जाएगा, यानी कब्जाधारी से लिया जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है कंपनसेशन की, क्षतिपूर्ति और फाइन की, यानी पेनल्टी क्या लगेगा, क्या जुर्माना लगेगा। जितने समय तक उस व्यक्ति ने सरकारी जमीन का अवैध कब्जा किया है, उसके लिए उचित हर्जाना या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ तक आपने समझ गया कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, सेक्शन के बारे में समझा, बारीकी से मैंने बताने की कोशिश किया। मैंने टेक्स्ट दिया स्क्रीन पर, इसीलिए आप मेरा चेहरा और मेरा एक्टिंग न देख करके, बल्कि ये एक जो ज्ञानवर्धक चीज़ है वह है सही सही वर्ड और सही तरीक़ा से। यदि आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो नोट्स बनाने के लिए तो वह है स्क्रीन पर, स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, आज के इस दूसरे भाग में हमने देखा कि कैसे एक नोटिस की शुरुआत
होती है और नोटिस की शुरुआत के साथ साथ मामला जो है धारा 4 और 5 और 6 के सफ़र में गुजरते हुए अतिक्रमण हटाने के अंतिम आदेश तक हमने पहुंच गया। पहले शो कॉज का नोटिस मिला, अब जो है वहां से हटाने तक पहुंच गया। लेकिन एक वकील के रूप में, एक सजग नागरिक के रूप में आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, जो कि बार बार घूम भी रहा होगा, कि अगर धारा 6 का आदेश पास कर दिया तो पीड़ित व्यक्ति के पास क्या कानूनी रास्ते बच जाते हैं। मैं तो बोलता ही रहता हूँ, भाई होने तो दीजिए, मैं तो हूँ। तो आपने सभी सेक्शन में देख दिया कि अब उनके लिए जो है ना हो गया कि उनका ज़मीन, घर जो है ना यदि वहाँ पर है अतिक्रमित किया गया है तो वो टूट जाएगा। लेकिन अब क्या करें, कौन सा रास्ता बचा हुआ है? आप एक पीड़ित परिवार है, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी यदि आप पर बुलडोजर, आपके घर पे बुलडोजर चल गया तो क्या यह इस आदेश के खिलाफ किसी ऊपरी अदालत में जा सकते हैं? क्या वह इस पर स्टे ले आ सकते हैं? इस तरह का सवाल आपके मन में होगा, लेकिन वह तभी आपको पूरा होगा जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट सीरीज देख लेंगे। इस बेहद ज़रूरी जानकारी सवालों के लिए, यानी अपील और रिवीजन कैसे करेंगे उन नियमों को हम समझेंगे, लेकिन सीरीज के तीसरे भाग में समझेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में आप समझ जाएंगे। अगर आपको यह अदालती प्रक्रिया सरल और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर राइट कीजिए कुछ भी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लिखिए अच्छा, आप जैसे भाषा में लिखते हैं वैसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में कुछ सवाल है तो भी आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जूनियर अधिवक्ताओं के साथ कीजिए। एलएलबी स्टूडेंट हैं आप, आम नागरिक है, स्टूडेंट हैं, तभी अच्छी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।